खबर देंगे आपको, हुकूमत ने मुल्क में साइबर हमलों के खतरे से खबरदार कर दिया। I don't want to basically go into any kind of a scaremongering over here. 2027 तक $23 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अटैक्स के बाईस प्रोजेक्टेड है। ये फिगर 2022 में $8 ट्रिलियन थी। साइबर सिक्योरिटी को अगर आपने समझना है ना, तो मैं हमेशा से कहता हूँ, आप जितना बेहतर आप उसको कन्वेंशनल सिक्योरिटी को आप समझ लेंगे ना, साइबर सिक्योरिटी को समझना उतना आसान हो जाता है। एविएशन कल्चर वी परसीव दैट हम सॉल्यूशंस लेकर आएंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उससे हमारी तमाम मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी। इट डजंट वर्क दैट वे। ऑनलाइन अटैक से आज न सिर्फ हमारी तरह के आम यूजर्स बल्कि बिजनेसेस और यहाँ तक के ममालिक भी महफूज नहीं हैं। 16 मिलियन अटैक्स को 2023 में सिर्फ पाकिस्तान में ही ब्लॉक किया गया है। जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है पाकिस्तान का, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स ही उसका एक ब्रेन ड्रेन हो रहा हो बाहर, तो एक वो चीज मजीद आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब एक ऐसा कंट्री जो कि ऑलरेडी अपने फॉरेन रिजर्व्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करना, ऐसे में कैसे कोई नॉर्मल यूजर या फिर बिजनेस ओनर खुद को और अपने बिजनेस को इससे महफूज रख सकता है, और कैसे गवर्नमेंट्स अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को महफूज बना सकती हैं। आइए जानते हैं इंटरनेशनली रिनोन्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुनीब इमरान शेख से, जो कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस गल्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस GSEC के 2023 के स्पीकर भी रह चुके हैं। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ऐसी क्या स्पेसिफिक टैक्टिक्स यूज करते हैं जिससे वो लोगों के पर्सनल डेटा को टारगेट करते हैं, कैसे AI को यूज करके साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं। तो मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर इंटरव्यू सीरीज। कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, जिसमें कंपनीज एक दूसरे पे जासूसी करती हैं। मुनीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, प्लेजर इज ऑल माइन हारिस। तो आज साइबर सिक्योरिटी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, और वो बिल्कुल जायज़ भी है क्योंकि साइबर अटैक्स की तादाद पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज किस तरह एक रिजिलियंट फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकती हैं इसको मिटिगेट करने के लिए। अच्छा देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। बात यह है कि जो जब हम रेजिलिएंट की हम बात करते हैं, तो रेजिलियंस इटसेल्फ इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और आई मीन इसमें बहुत सारे पहलू हैं। रेजिलिएंट इज एन एंड स्टेट जो कि बेसिकली आपने अचीव करनी होती है, और इसकी अंडरलाइंग अजम्पशंस ये होती हैं कि आप इस किस्म के साइबर सिक्योरिटी के कोई थ्रेट्स जो कि मटेरियलाइज कर जाएं इनटू रियल इंसिडेंट्स या ब्रीचेस, वो अगर करेंगे, आपने बेसिकली करना यह है कि देखें, डिस्पाइट दीज थिंग्स, डिस्पाइट दीज अकरेंसेस, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वैल्यू चेन है ना, वो चलती रहे। वो वैल्यू चेन क्रिएट, और देखें, बेसिकली सोसाइटीज जो कि प्रोग्रेस करती है ना, वो बेसिकली इस चीज के ऊपर करती हैं कि कौन कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है और उसको सस्टेन कर सकता है, जो कि हम देखते हैं बेसिकली बिजनेसेस की फॉर्म के अंदर। इवन इवन गवर्नमेंट एंटिटीज जो भी वैल्यू क्रिएट कर रही होती हैं फॉर देयर ओन सिटीजंस और फॉर द रेजिडेंट्स ओवर देयर। तो बात यह है कि जो भी वैल्यू चेन है, ये जो वैल्यू क्रिएशन है, उसको आपने किस तरीके से आपने सस्टेन करना है। अब जब आज की दुनिया में जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक कंसिस्टेंट एक डिजायर है, और मुस्तकिल हम देख रहे हैं इसके ऊपर काम भी हो रहा है, तो आपका जो रिस्क सरफेस है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि आप अगर चले जाएं आज से 25-30 साल पहले, मैं अभी अपने रीजन की बात करता हूँ, तो हम ज्यादातर जो हमारा काम होता था, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो ज्यादातर पेपर वर्क में होता था। अब इंक्रीजिंगली हम देखते हैं सारी चीजें बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गई हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गई हैं। अब हालांकि उससे वैल्यू क्रिएशन तो बहुत ज्यादा आसान हो गई है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सारी जो चीजें हैं, आपके ऑपरेशंस वगैरह काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाते हैं, लेकिन एक नया रिस्क सरफेस आपके सामने आ जाता है। उसके लिए सरफेस बेसिकली जो अपीयर कर रहा है वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो रेजिलिएंट जब हम कहते हैं कि हमने रेजिलिएंट बनाना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका मकसद ये है कि आपने एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और एक फिजिकल सिक्योरिटी की आपने लेयर आपने क्रिएट करनी है कि जहां पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को के अंदर पेनिट्रेट करना, और अगर पेनिट्रेट कर जाए तो उसको हार्म ना कॉज कर पाना, और अगर इवन इफ अगर आपने कुछ कर भी दिया हो, तो एज एज अ थ्रेट एक्टर, लेट्स से अगर आप आते हैं और आप इफ यू
are able to actually get into the network, and then let's say if you are able to cause some kind of a damage, even that damage should be curtailed, ताकि जो असल मकसद है वो क्या है कि वैल्यू क्रिएशन जो है वो आपकी होती रहे। एक हॉस्पिटल की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप, क्योंकि लोग हॉस्पिटल के साथ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आसानी से रिलेट कर सकते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुस्तकिल आप देख रहे हैं कि बेसिकली वहां पे तो कहानी ही बेसिकली इंसानी जान की और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके चल रही है ना। तो आपकी जो नेटवर्क्स हैं उनको एक तो सबसे पहले आपने आपने इस तरीके से आपने डिजाइन करना है अपने तमाम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कि जहां पे पेनिट्रेट करना इनटू सच नेटवर्क्स, इनटू दैट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट। और वो यू डू दैट थ्रू अ सेट ऑफ पॉलिसीज, थ्रू अ सेट ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशंस, एंड देन ऑल्सो बाय हैविंग द नेसेसरी फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स एज वेल। इन तीनों चीजों को आपने ऐसे लेयर और ब्लेंड करना होता है कि पहले तो आपके नेटवर्क्स के अंदर या आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट करना आसान ना हो। अगर समहाउ कोई पेनिट्रेट कर जाए तो उसके ऊपर डैमेज कॉज करना इतना आसान ना हो। अगर डैमेज वो फिर भी कॉज कर सके तो उसके बावजूद भी जो वापस आना, अपनी सर्विसेज को रीस्टोर करना, वो इतना आसान हो ताकि जो आम इंसान की जो लाइफ है वो लाइफ अफेक्ट ना हो। देखिए इवेंचुअली जो मकसद क्या है, वही जो मैंने इनिशियली बात की, मुआशरे चलते हैं वैल्यू क्रिएशन के ऊपर, कि जो मुआशरा ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है वही ज्यादा प्रॉस्पर करता है क्या है, दुनिया के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी उसके अंदर एक कंपोनेंट है। और यानी कि इवन साइबर सिक्योरिटी तो देखें ना, अभी हम पिछले आप कह लें 40-50 साल के अंदर हम सुनते आ रहे हैं इन चीजों को। अभी हमारे रीजन में अभी भी इसके ऊपर काफी ज्यादा काम होना बाकी है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत लंबे अरसे से चल रही है। एज लॉन्ग एज जब से इंसान जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर इंसानों ने बेसिकली वैल्यू क्रिएशन की है, इनोवेशन के थ्रू, डिसरप्शन के थ्रू। आज हमने बेसिकली वो सारी एफर्ट को बेसिकली हमने एक नॉमेनक्लेचर दे दिया है, इनोवेशन या डिसरप्शन। लेकिन अगर आप देखें तो मुस्तकिल इंसानी मुआशरे जो हैं वो इस फिनोमेना से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे वो मुस्तकिल कोई नई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, दरियाफ्त कर रहे होते हैं, ताकि इंसानी जिंदगी को मजीद से मजीद जो है वो आसान बनाया जा सके। तो ये चीज है। तो बड़ा जरूरी है इसमें कि एक और ये चीज बेसिकली फिर टाई इन हो जाती है इवन फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। क्योंकि देखें गवर्नमेंट की भी जो क्या कहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जहां से के जरिए वो वैल्यू क्रिएट कर सके इंडिविजुअल्स जो हैं विद इन देयर सोसाइटी। तो अगर गवर्नमेंट के अपने सिस्टम्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेजिलिएंट नहीं होगा, या उन्होंने बेसिकली वो कोई फ्रेमवर्क्स नहीं दिए होंगे, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द प्राइवेट एंटिटीज टू एक्चुअली enact those values. सो आपने बड़ी अच्छी बात की वैल्यू क्रिएशन की और फ्रेमवर्क्स की। तो इसी सवाल की डेप्थ में थोड़ा सा चलते हैं। आपका एक लॉन्ग करियर है, 15 years ऑफ मोर देन 15 years ऑफ अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आपने अपने करियर में वो कौन से मेजर शिफ्ट देखे हैं इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और वो कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको बनाया गया हो उसको काउंटर करने के लिए? देखें अगर आप इसमें गवर्नमेंट्स के देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट्स के भी आपको नजर आ जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा इस रीजन के ऊपर बात कर लूं या फिर, लेकिन अगर आप जैसे यूएस में देखेंगे तो उनके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, नेस्ट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बेसिकली उन्होंने काफी लंबे अरसे से वो जो है इन्होंने ये काम किया हुआ इसके ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स के ऊपर। इस रीजन में आ जाएं आप तो आपको अबू धाबी के आपको कुछ फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाते हैं, आपको यूएई के कनीसा आपको फ्रेमवर्क मिल जाता है, तो सऊदी अरेबिया में भी आपको काफी सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। तो आइडिया बेसिकली वही है इनके तमाम फ्रेमवर्क्स का। जो अंडरलाइंग थीम है बेसिकली, वो थीम क्या है कि आपकी जो नेटवर्क्स हैं वो रेजिलिएंट, आपने उनको किस तरीके से आपने क्रिएट करना है। वही जो मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली रेजिलिएंट से क्या मुराद है कि अच्छा, रेजिलिएंट का एक बड़ा की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि ये नहीं हो सकता कि यू ब्रिंग इन सम $1 million solution and you just plug it into your infrastructure and then you think that your networks are going to be resilient. No, it doesn't work that way. Basically आपको उसको blend करना पड़ता है along with the policies, along with certain procedures and along with certain physical security controls. और मैं इसके ऊपर वो कोई एक I'll try and give a specific example as we move ahead कि किस तरीके से आपने इसको आप इसको क्या कहना चाहिए कि आप इसको कैप्चर कर सकते हैं विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन जैसे मैं आई वुड लाइक टू नेम अ फ्यू ऑफ देम। नेस्ट के फ्रेमवर्क है, ठीक है, पर इसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, जैसे ISO 27001 है। फिर इसी तरीके के और भी हैं जो कि यूज हो सकते हैं क्रिएट करने के लिए एक रेजिलिएंट नेटवर्क विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बी इट गवर्नमेंट एंटिटी और प्राइवेट एंटिटी। तो इसी सवाल में आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि देर आर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन पुट अप अ लॉट ऑफ मैसिव बजट इन मेंटेनिंग देयर साइबर सिक्योरिटी। बट अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो विद लिमिटेड बजट, आपके ख्याल में ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स, या आपकी नज़र में कोई ऐसी एग्जांपल गुजरी हो कि कोई कंपनी हो ऐसी जिसने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया हो विच वाज रेजिलिएंट एंड वाज ऑन अ वेरी शॉर्टर बजट बट वेरी इफेक्टिव? I think it would be very difficult for me to name an organization, लेकिन हम्म I perhaps have this provocative view that हम्म I never believe that budget is the ultimate constraint. I see a lot of, you know, this chatter into the cyber security industry के cyber security के लिए budget नहीं होता, budget नहीं होता। हम्म I believe कि सबसे important, सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको जो budget आपको allocate किया गया है, जी आप उसमें से क्या वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट करके आप दिखा सकते हैं, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये ऐसी चीज है, देयर विल ऑलवेज बी अ डर्थ ऑफ बजट, देयर विल ऑलवेज बी इनसफिशिएंट बजट। बात यह है कि आपको जो बजट एलोकेट किया गया है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली आप निकाल के आप दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। अब जहां तक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात है ना, देखिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के चैलेंजेस कुछ और होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के चैलेंजेस कुछ और होते हैं, स्टार्टअप्स के चैलेंजेस कुछ और होते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो इतने हल्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कि वहां पे कोई नई फील्ड जैसे साइबर सिक्योरिटी, जो कि अब रिलेटिवली मेच्योर होती चली जा रही है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वो इतने बड़े हो चुके होते हैं, और एट टाइम्स यानी कि वहां पे पेनिट्रेट करके अपनी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन कराना एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे लैक ऑफ बजट इज नॉट द कंसर्न, वहां पे कंसर्न ये होता है कि ये जो इतने हल्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेसिकली एक अपनी एक इनर्शिया के अंदर रह रहे होते हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट्स, इवन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इन स्टेट ऑफ इनर्शिया, एंड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज, थिंक ऑफ इट लाइक, यानी एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसको आपको रोकने के लिए बेसिकली आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी, और हो सकता है आप, यानी कि आपको खुद को इंजरी हो जाए उसके अंदर। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का लार्जली बजट कभी भी इशू नहीं होता। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास एट टाइम्स उनको पता ही नहीं होता कि उनका कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो पैसा बना रहे हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर से वो पैसा नहीं बना रहे। आई मीन या दे वुड नो ऑन अ हाई लेवल कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारी चल रही है, दे वुड नो कि हमारे पास अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 10 प्रोडक्ट्स में से हमारे पास किस में से हम ज्यादा पैसा बना रहे हैं, किससे हम ज्यादा पैसा नहीं बना रहे, जिससे हम पैसा बना रहे हैं तो इनमें से कितने सर्वर्स जो हैं हमारे इस प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है। लेकिन इसमें बहुत सारी, इसमें भी ब्लाइंड जोन्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फिर दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, चूंकि वो एक स्टेट ऑफ इनर्शिया के अंदर होते हैं, तो वो उनके लिए इस किस्म का चेंज करना, चूंकि हमेशा से आदत रही होती है कि एवरीथिंग गेट्स डन इन अ फेयरली क्विक मैनर, तो जब साइबर सिक्योरिटी कुछ जगह पे जाके बेसिकली चेक पॉइंट्स क्रिएट करती है सिक्योरिटी को अपहोल्ड करने के लिए, तो वहां पे थोड़ी रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, तो ये तो लार्जली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है। जहां तक बात आ जाती है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप्स, अच्छा मैं स्टार्टअप्स को थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करता हूँ। स्टार्टअप्स में एक एडवांटेज मैं फील करता हूँ ये है, और थोड़ा सी लिमिटेशन ये होती है कि स्टार्टअप्स के साथ हो सकता है बजट की कंस्ट्रेंट वाकई हो, क्योंकि जब स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, देखें पहले तो उसने अपना ब्रेक इवन करना है ना, उसने जो पैसा अपना लगाया है, ठीक है, सबसे पहले तो उसने मेक श्योर करना है कि वो पहले प्रॉफिट कमाए ना, फिर जाके वो बेसिकली सिक्योरिटी के ऊपर सोच सकेगा। और मैं हमेशा से ये आई ऑलवेज प्रोफेस दिस आइडिया कि आपको अगर मैं, लेट्स से इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक योर एंड्स मीट, और आपके पास अगर खाने के लिए नहीं है बहुत ज्यादा, और मैं आपको बोलूं यार आप अपने घर में जो है नाइट विजन कैमराज और फलाना ढमाकना ये सारी चीजें आप लगा लें, 360 डिग्री इसका जो है वो है व्यू है और ये है वो है, आप मुझे बोलेंगे थैंक यू सो मच, इट इज ऑल वैल्यूएबल, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप उसकी एफिकेसी को शायद डिनाई ना करें,
लेकिन उसकी रेलेवेंस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन योर ओन हाउस होल्ड, इट मे नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट। ये चीज यूजुअली स्टार्टअप्स के साथ भी होता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट ना करना चाहते हो, उनका जो एक चैलेंज होता है वो ये होता है कि वो फोकस्ड इस वक्त कहीं और होते हैं। लेकिन चूंकि अभी भी एक फैंसी स्टेज के अंदर होते हैं, तो बहुत दफा चीजों को स्क्रैच से बिल्ड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। और ऐसी एंटिटीज की साइबर सिक्योरिटी की यूजुअली रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा होती नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन एक हल्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसकी साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं, और उसमें ब्लाइंड जोन्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके। एट टाइम्स उनका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो लेगेसी सिस्टम्स के ऊपर चल रहा होता है, यानी कि पुराने सिस्टम्स हैं जो कि अपग्रेड नहीं हुए हैं, वहां पे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन जो नए रिलेटिवली नए वो होते हैं, एंटिटीज होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, वहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट हो भी तो वो बेसिकली कवर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि आपकी साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं कोई बहुत ज्यादा बड़े लैंडस्केप के ऊपर आपको साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े, और आसानी होती है चूंकि यू आर स्टिल बिल्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो चीजों को इम्प्लीमेंट करना राइट एट द इन्फेंसी स्टेज ज्यादा आसान होता है बनस्बत इसके कि वो एक बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाएं और वो फिर वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। वो इससे पहले कि वो एक स्टेट ऑफ इनर्शिया के अंदर जाएं, उससे पहले जब आप साइबर सिक्योरिटी को आप इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, वो ज्यादा आसान होता है। अब आ जाए जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी थोड़ा सा हो सकता है बजट का लिमिटेशन हो, लेकिन उधर भी मैं फील करता हूँ कि आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि रिस्क लैंडस्केप इन कंपैरिजन टू द बिगर एंटिटीज इज रिलेटिवली स्मॉलर। Yet I mean it may have catastrophic impact as well. Sometimes again it all depends कि हम अगर छोटी एंटिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो छोटी एंटिटीज एक नेशनल लेवल के ऊपर वैल्यू चेन में क्या काम कर रही हैं। अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर कोई बहुत मैसिव किस्म का नुकसान हो सकता है, तो वो फिर जो है बेशक वो छोटी एंटिटी हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें जो देखनी पड़ती हैं इसके अंदर। और कुछ एंटिटीज हैं, आई कैन नॉट नेम देम एक्चुअली, लेकिन कुछ एंटिटीज जरूर हैं जिन्होंने बड़ा इसमें जबरदस्त काम किया है। बड़ी एंटिटीज के भी अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अगेन देयर आर लॉट ऑफ एंटिटीज हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू कीप अप द पेस विद द रिक्वायरमेंट्स। 2017 में इक्विफैक्स डेटा ब्रीच के नाम से एक साइबर अटैक हुआ जिसमें 147 मिलियन लोगों का पर्सनल डेटा एक्सपोज कर दिया गया। तो आपके ख्याल में इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरह से अपने आप को ऑनलाइन साइबर सिक्योर बना सकते हैं, और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ऐसी क्या स्पेसिफिक टैक्टिक्स यूज करते हैं जिससे वो लोगों के पर्सनल डेटा को टारगेट करते हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इक्विफैक्स का जो है ना। देखें, आपका पहला सवाल, आई थिंक यू वर कंसर्न्ड अबाउट हाउ पीपल कैन या प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन देयर डेटा। देखिए, प्राइवेसी अभी भी जहां तक डेटा प्रोटेक्शन की बात है ना, और खासतौर पे वो डेटा जो कि इंसानों को आइडेंटिफाई करता है, इसको जरा पहले थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इसको देख लेते हैं। वो ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे और हमारा हमारा जो दिमाग है ना, बेसिकली वो कन्फिगर्ड इस तरीके से होता है कि हम अपने हर एक्सपीरियंस को अपने मेमोरी बैंक के अंदर बेसिकली वी अटेम्प्ट टू कोडिफाई दैट। ठीक है, मैं चाय पी रहा हूँ, ये इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये मेरे मेमोरी के अंदर बेसिकली ये टैग हो जाएगा, यार मैंने जो इस वक्त चाय पी थी ये बड़ी अच्छी। वी अटेम्प्ट टू कोडिफाई ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ एंड टू आवर मेमोरी। ठीक है, अब यही चीज बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट करती है कि जो इंसानी हर इंसानी एक्सपीरियंस को या उसकी लाइफ के मुख्तलिफ पहलू को हम चाहते हैं कि वो कोडिफाई करते जाएं, ताकि हमारे लिए उनके साथ डील करना, उनको रिकॉल करना आसान हो। अब इसको लेके हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हर इंसान को लेके बहुत सारे डेटा पॉइंट सॉरी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो ऐड होते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी और आपका पासपोर्ट नंबर, ये तो शुरू से थे ही ना, लेकिन अब आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं। ठीक है, आपके पास डिवाइसेस आ गई हैं जो कि आपकी हार्ट बीट जो है रिकॉर्ड कर सकती हैं आपकी। तो आपके बेसिकली जो डेटा पॉइंट्स हैं वो दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब इसमें सवाल ये होता है कि इसमें हम एज इंडिविजुअल्स हमने पहले ये डिसाइड करना है एज अ सोसाइटी कि हमने
कितना डेटा एंटिटीज को देना है, या हमने बेसिकली कितना, हम टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ आवर प्राइवेसी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें एंटिटीज तो बेसिकली दे वांट टू यूज दिस डेटा फॉर नॉट जस्ट फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, बट ऑब्वियसली बाय helping the society, they also make their own their derive business benefits out of it as well, which is their right. I mean, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन वो बैलेंस स्ट्राइक कर पाना, ये एक्चुअल चैलेंज है। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि एज इंडिविजुअल्स हम अपने आप को कितना हमने पहले डिसाइड करना है कि हम अपने कितने डेटा पॉइंट्स जो है हम अपने बढ़ाना चाहते हैं हम, ठीक है। और हम क्या क्या चीजें बेसिकली अपनी ऑनलाइन स्फेयर में रखना चाहते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको आप डिनाई कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने वो चीजें, आपने वो डेटा पॉइंट्स आपने शेयर करना ही करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बैंक से एक लोन लेने जाते हैं आप, तो अ बैंक हैज टू इंक्वायर अबाउट योर क्रेडिट स्कोर, क्योंकि उधर नाउ क्रेडिट स्कोर इज अ डेटा पॉइंट। Now you cannot say that I don't want I don't want anyone to evaluate me on my credit score. I don't want anyone to actually develop a credit score for myself. Over there, the issue is कि अगर as individuals हमारे credit score नहीं होंगे, तो उधर का challenge ये है कि जो एक overall financial equilibrium है वो छिड़ जाएगा विद इन एनी कंट्री, क्योंकि बेसिकली जो एक रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग की एक्टिविटी है वो सारा आइडिया तो जो है वो बिल्कुल ही इट वुड वैनिश। तो कुछ जगह पे तो आपको डेटा पॉइंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये आपने अब यहाँ पे ये देखना होता है कि इन परसूट ऑफ प्रोवाइडिंग इन परसूट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स वेयर यू आर गिविंग अवे द डेटा, और वेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गोइंग टू बी कोडिफाइड, आप क्या सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जो है प्रोविजंस आप बेसिकली क्रिएट करेंगे, ताकि आप जो इंसानों के जो हुकूक हैं आप उनको कैसे अपहोल्ड करेंगे आप। आपने जैसे बात की यूजर्स के डेटा की और इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो इन डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करती हैं, जिनमें मोस्टली बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो इनके पास एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है लोगों का, और इसीलिए इट मेक्स देम मोर प्रोन टू साइबर अटैक्स। इन पे साइबर अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से पोटेंशियल साइबर अटैक्स हैं जो इन पे किए जाते हैं, और ये किस तरह उनसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? अच्छा देखें, इसमें भी अगेन द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पिन डाउन, क्योंकि हर साइबर अटैक की जो अंडरलाइंग मोटिवेशन है ना वो अलग होती है। मिसाल के तौर पे लार्जली जब आप ये देखते हैं ना कि डेटा एक पब्लिक डोमेन के ऊपर उठा के किसी उसको डाल दिया गया है, let's say if the data, sometimes the data gets commercialized, sometimes the data does not necessarily gets commercialized. When if it is put out there in the market without any commercial motives behind it, it is usually the underlying motivation is a political retribution at that point in time, कि जहाँ पे आपने बेसिकली एक बैड रेप क्रिएट करनी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जब आप देखते हैं कि बेसिकली वो डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसको बाहर लेके गए, या फिर अगर ना भी लेके गए रैंसमवेयर अटैक किया गया, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन या कोई किसी किस्म की कोई ब्रांड डैमेज आपने कॉज करना हो। वहां पे मकसद प्योरली जो है कमर्शियल नेचर का होता है। अब ये तो पहले साइबर थ्रेट एक्टर की मोटिवेशंस के ऊपर बात हो गई ना। इसके अलावा एक बात यह है कि कभी कभी जो एक नेशनल लेवल के ऊपर किसी भी रीजन के अंदर या किसी भी कंट्री की ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की हाइजीन कैसी है, वो भी साइबर थ्रेट एक्टर्स को बेसिकली पॉइंटर्स या क्यूज देती है कि कौन से ऐसे क्या कहना चाहिए लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो कि हम आराम से उठा सकते हैं, हम आराम से बेसिकली जिनको हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी, या फिर बेसिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर हम बेसिकली जहां पे एफर्ट बहुत ज्यादा है लेकिन उसके जो डिविडेंड्स हैं वो भी उससे बहुत ज्यादा बढ़े। तो अगेन जैसे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हो गई, ये सारी चीजें जो हो गई, वहां पे जो अमाउंट ऑफ एफर्ट और जो उसके डिविडेंड्स है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे हो सकता है कि डिविडेंड्स कोई बहुत ज्यादा ना हो लेकिन एफर्ट भी उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन ये आ जाती है कि जो साइबर थ्रेट एक्टर है वो किस ग्रुप का पार्ट है, वो कितना बड़ा है। क्योंकि जितना बड़ा
आपने बड़ा अटैक होता है उसके लिए जितनी रिगर चाहिए होती है वो भी उस हिसाब से होती है। देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना इसको समझने का, कि साइबर सिक्योरिटी को आप जितना आप क्लोजली आप अपनी फिजिकल सिक्योरिटी और कन्वेंशनल सिक्योरिटी के साथ आप क्लियर आप रखेंगे ना, उतना ज्यादा आसान हो जाता है इसको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल है कि देखें, अगर किसी ने ये सोचना है कि उसने कल सुबह में जाके बैंक लूटना है, अगर वो आज रात को सोचेगा, आज रात को लेट से नियत करके बैठे, सुबह जाके बैंक नहीं लूट सकता वो, ठीक है। इट वुड रिक्वायर हिम मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ सर्वेलेंस एंड प्लानिंग एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो जाके बैंक लूट सके। और वहां पे वैल्यू प्रोपोजिशन ये नहीं है कि बैंक के अंदर घुसना है, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि उसने बैंक के अंदर जाना है सक्सेसफुली, जाके पैसा वहां से बाहर निकाल के लेकर आना है, उस पैसे को बाहर निकाल के लेकर आना है और इस तरीके से लेकर आना है कि उसने कोई एविडेंस नहीं छोड़ना वहां पे। प्लस ये है कि वो जो पैसा लेकर आया है वहां पे उसने उस पैसे को लॉन्डर भी करना है, ताकि उसके पास जो एकदम से उसको जो एकदम से उसके अकाउंट में जो इतने पैसे आ गए हैं उसने किसी तरीके से तो जस्टिफाई करना है ना ये मेरे पास कहाँ से आए। तो all this actually requires, there are multiple points that he has to work on। यही चीज साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी है। ये एक जो हम सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी के ब्रीचेस या जो अटैक्स हैं, दे टेक मंथ्स टू मटीरियलाइज। और इसके पीछे बहुत दफा एक, ये ऐसा भी नहीं होता कि आपके पास कोई एक वल्नरेबल पॉइंट था जिसकी वजह से आप साइबर सिक्योरिटी की जो है आपको कोई बहुत बड़ा ब्रीच हो गया, नहीं। अगर आप यूजुअली देखेंगे ब्रीचेस के अंदर तो इट्स अ सीरीज ऑफ फेलियर। कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक वीक पॉइंट था जिसकी वजह से वो आपकी नेटवर्क्स के अंदर या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो पेनिट्रेट कर गए और वो दे वर एबल टू एक्सफिल्ट्रेट द डेटा। नहीं नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर आर सपोज टू बी, आई मीन देयर आर सीरीज ऑफ कंट्रोल्स दैट एक्चुअली फेल that lead to a successful cyber security attack from the threat actor's perspective। तो ये चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई हैव डिविएटेड अ बिट फ्रॉम योर एक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन मैं जो वापस आई विल ट्राई टू बेसिकली ब्रिंग इट बैक टू द पॉइंट कि देखें, करना आपने ये देखना होता है कि आप जिस इकोसिस्टम में या आप जिन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, यूजुअली वो एक क्यू देते हैं साइबर थ्रेट एक्टर को कि यार कि इज इट रियली वर्थ द एफर्ट कि मैं लेट्स से इस रीजन के, इस कंट्री की, इस सेक्टर के अंदर जाके इस ऑर्गेनाइजेशन को जाके अटैक करने की कोशिश करूं, ठीक है। अगर तो उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशंस होंगी तो वो फिर पॉलिटिकल मोटिवेशंस यूजुअली दे आर आल्सो बेसिकली सप्लीमेंटेड विद द रिसोर्सेज एज वेल, क्योंकि वहां पे इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, वहां पे टाइम और रिसोर्सेज तो बेसिकली दे आर थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन है यूजुअली उस साइबर अटैक के पीछे, तो इट मींस कि वो उसको कोई ना कोई तो पीछे सपोर्ट कर रहा है ना, उसको कोई ना कोई तो पीछे से पैसे दे रहा है, उसको पीछे से कोई ना कोई तो रिसोर्सेज दे रहा है ना। तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन प्राइमरली। लेकिन जो कमर्शलाइज जहाँ पे एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे एक साइबर थ्रेट एक्टर जरूरी नहीं है कि वो वहां पे उसकी कोई डिटर्मिनेशन का इशू है। देखें, एक साइबर थ्रेट एक्टर को भी आपने ये समझना जरूरी है, उसने भी इवेंचुअली यार मोनेटाइज करनी है चीजें। उसने उसको एट द एंड ऑफ द डे या तो वो कोई उसने डैमेज अगर कॉज करना है, लेकिन अगर वो इफ इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट तो शायद वो ना कर सके। लेकिन अगर फर्ज करें एक एंटिटी है जो कि जिसका इकोसिस्टम कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो वो फिर उस हद तक टाइम अपना वहां पे लगाएगा कि जहां तक उसको डिविडेंड्स वो समझता है कि यार ये वर्थ करते हैं। अगर वो नहीं वर्थ करते होंगे, वो हो सकता है किसी दूसरी एंटिटी की तरफ चला जाए, नॉट नेसेसरली विद इन द सेम सेक्टर, परहैप्स इन सम अदर सेक्टर। हम्म। और आपने बड़े साइबर अटैक्स की बात की, तो बड़े साइबर अटैक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस पर ही नहीं बल्कि कंट्रीज पर भी होते हैं। और एक ऐसा ही अटैक 2010 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे किया गया, जो कि जिसने ये लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि इतने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अब इसकी जद में आ चुके हैं। तो कंट्रीज अपने आप को किस तरह से ऐसे अटैक से महफूज रख सकती हैं, और वो कौन कौन से और की एरियाज और प्लेसेस है जहां पर उन पर ये अटैक किए जाते हैं? अच्छा, देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर डिविएट करना चाहता हूँ। मैं एक चीज जो आई हम्म। फील के हमारी फील्ड के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर अ लॉट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दे फेल टू एक्चुअली कैप्चर दिस फैक्ट कि देखें,
जो इकोनॉमी है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवन साइबर सिक्योरिटी के अंदर। आप साइबर सिक्योरिटी को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। देखें, जो मैंने एक एग्जांपल दी थी पहले आपको, कि लेट्स से इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक योर एंड्स मीट, हम्म। वेदर एज एन इंडिविजुअल और एज ए नेशन, होगा क्या कि अगर मैं आपको बहुत अच्छे कोई सिक्योरिटी के आलात भी आपको मैं प्रेजेंट भी करूँ ना, हम्म। आप मुझसे बोलेंगे थैंक यू सो मच बट आई कैन नॉट अफोर्ड दैट पार्ट। हम्म। ये चीज है। यही चीज नेशनल लेवल के ऊपर भी होती है। बहुत सारी एंटिटीज, बहुत सारी गवर्नमेंट्स, वो बेसिकली हैंडकफ्ड होती हैं इस लिहाज से कि उनके पास वो लग्जरी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। क्योंकि अगर इफ द इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन द डोल्ड्रम्स, व्हाट हैपेंस इज के दे डू नॉट हैव इनफ मनी एक्चुअली टू स्पेंड ऑन द सिक्योरिटी पार्ट, दे हैव टू लिव विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। हम्म। इसकी वजह से होता क्या है कि एट टाइम्स जो आपकी जो इस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो आपके रिसोर्सेज होती हैं ना आपकी, जैसे आपने मिसाल दी ये ईरान की स्टक्सनेट की, जो हम्म। ये यूजुअली लो हैंगिंग फ्रूट्स भी बन जाते हैं आपकी दूसरी क्या कहना चाहिए, कंपीटिंग फोर्सेस के अगेंस्ट। ठीक है, वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। अगेन बड़ी एक सादा सी मिसाल मैं देता हूँ कि लेट्स से कि अगर आपने अपने घर का तमाम सोना जो है, हम्म। अगर आप अपने घर की चौखट पे रख देंगे, तो साइबर क्रिमिनल के किसी भी चोर के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है, उसके लिए वो लो हैंगिंग फ्रूट है। ठीक है, तो आप अपने घर में भी आप मेक श्योर करते हैं कि आप उसको अगर लेट्स से किसी ऐसी जगह पे रखें जहां तक उसका एक्सेस इतना आसान ना हो। लेट्स से अगर उसको वो उस रूम तक पहुंच भी जाए, तो लेट्स से उसको आप किसी एक सेफ में रखेंगे, सेफ के अंदर आप लॉक लगाएंगे, वो उस लॉक की को भी फिर आप कहीं और रखेंगे। अगेन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रेजिलियंट एस्पेक्ट, के जहां पे आपने उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाना है कि उसके लिए उन एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज करना या उसको लेके भाग जाना इतना आसान ना हो। या लेट्स से अगर वो उसके ऊपर हाथ डाल भी दे, लेकिन उसके लिए हाथ डालने के बाद उसके लिए वापस जाना इतना आसान ना हो। या कम से कम अगर वो वापस चला भी जाए तो वो इतने पॉइंटर्स छोड़ के जाए कि आप उसको कोर्ट में ले जाके आप ड्रैग कर सकें। तो अब जो ऐसी एंटिटीज या जो ऐसी खास तौर पे कंट्री लेवल के ऊपर, क्योंकि आपका सवाल गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर था, लार्जली वो कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक डाउन टर्न फेस कर रही हैं, मैं सीरियसली बिलीव करता हूं कि उनके लिए ये एक एडिशनल चैलेंज है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, या तो वो इंटरनली अपने कोई साइबर सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस आप जो है आप स्टैब्लिश कर लें। हम्म। अच्छा, फिर इसी तरीके से ऐसे ही रीजन्स के अंदर या ऐसी कंट्रीज के अंदर जो रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है या जो रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, एट टाइम्स वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जो कि मजीद उनकी प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो द लैक ऑफ अ रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट, देन फर्दर द लैक ऑफ द रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये वो चीजें हैं जो कि मजीद आपके लिए एज एन एंटिटी और एज ए गवर्नमेंट आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जिसकी वजह से देखें, ये जो आपकी तमाम जो आप रिसोर्सेज आप बता रहे हैं ना आप, या आप बेसिकली आप ऑयल रिफाइनरीज ले लें, या आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर, देखें ये तमाम चीजें बेसिकली हेल्प करती हैं किसी भी मुल्क को वैल्यू क्रिएट करने में, जो मैंने शुरू में बात की थी। अब आपकी चूंकि जब आप इतनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे होते, तो आपकी ऑलरेडी आप प्रोस्पेरिटी की साइकिल के अंदर या दुनिया की वैल्यू चेन के अंदर आप ऑलरेडी नीचे होते हैं आप। हम्म। अब आपके सिस्टम्स ऑलरेडी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू चर्न आउट नहीं कर रहे हैं, हम्म। और जो भी वैल्यू आप चर्न आउट कर रहे हैं, उसको उस वैल्यू को सिक्योर करने के लिए आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के कोई सॉल्यूशंस आप अप्लाई कर सकें, साइबर सिक्योरिटी की एक रिजीम होलिस्टिक आप अप्लाई कर सकें। इस वजह से होता ये है कि ऐसी जो कंट्रीज हैं वो यूजुअली उनके जो एसेट्स हैं वो हम्म। लो हैंगिंग फ्रूट्स बन जाते हैं, या तो कंपीटिंग पावर्स के लिए या फिर ऐसे साइबर थ्रेट एक्टर्स के लिए। ये वो एक ऐसा चैलेंज है जिसके ऊपर जो है ना बात होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे इवन फॉर कंट्रीज लाइक आर्स, पाकिस्तान के अंदर भी। क्योंकि हमारे पास भी चैलेंज यही है कि या तो हम साइबर सिक्योरिटी के जो सोल्यूशन है हम इन हाउस जो है बेसिकली हम डेवलप करें। देखिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो है बेसिकली, हम्म। हमारे लिए गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, सॉल्यूशंस के ऊपर एक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमने कुछ उसके ऊपर कोई काम करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास कोई इन हाउस सॉल्यूशंस नहीं होंगे, हम स्ट्रगल करते रहेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे बाहर से इन सॉल्यूशंस को प्रोक्योर करने के लिए, जिसकी साथ बेसिकली आपकी एक डॉलर वैल्यू जुड़ी हुई है। जहां पे आपके फॉरेन रिजर्व्स वैसे ही डिप्लीट कर रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम मजीद बढ़ जाती है आपके लिए। साइबर वॉरफेयर पे आपका क्या तबसरा होगा, क्योंकि 2015 में
हमने ये देखा कि इसी किस्म का एक अटैक यूक्रेन के पावर ग्रिड पे भी किया गया। तो कंट्रीज बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुकी हैं, साइबर वॉरफेयर में इन्वॉल्व भी हैं। तो फ्यूचर में आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, साइबर वॉरफेयर भी सिर्फ और सिर्फ एक फ्रंट है बेसिकली। अगेन, इसको हमें ब्रॉड बेस्ड होलिस्टिक पिक्चर के अंदर इसको देखने की जरूरत है। और आई डोंट वांट टू बेसिकली गो इनटू एनी काइंड ऑफ अ स्केयर मॉन्गरिंग ओवर हियर। देखिए, वही जो मैंने बात की है कि इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से, अगर आप कन्वेंशनल जी। वॉरफेयर में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले किसी काइनेटिक वॉरफेयर में इंगेज करने से पहले हम्म। दो कंपीटिंग पावर्स जो है ना बेसिकली एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। हम्म। ठीक है। वो कैपेबिलिटीज जब आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फिर दो कंपीटिंग पावर्स में से किसी एक को इतना एज मिल जाता है कि जहां पे जो डिविडेंड्स हैं टू गो इनटू अ काइनेटिक वॉरफेयर आर फार हायर। अगर वो जो काइनेटिक वॉरफेयर के बेसिकली जो क्या नाम है, काइनेटिक वॉरफेयर में अगर आप दोनों जो है इक्वल फ्रंट के ऊपर, आप इक्वल उसके ऊपर स्टैंडिंग के ऊपर आप खड़े हैं, तो दोनों कंपीटिंग पावर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं होती कि वो जाएं आपके साथ काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर आपके साथ एंगेज करें। ये हम्म। उस वक्त जाते हैं कि जब आप एक एक पावर दूसरी पावर की सर्टेन कैपेबिलिटीज को वो डिस्ट्रॉय कर देती। अब वो कैपेबिलिटीज क्या क्या है? अब उसके अंदर बेसिकली आपका जो एक पूरा एनर्जी का जो आपका एक सेक्टर है वो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है आपकी। लेट्स से कि आप अपनी किसी भी मुल्क को बेसिकली या किसी कैसे उस मुल्क के एक पर्टिकुलर रीजन को आप डिप्राइव कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप सोचे ना कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ बेसिकली बाकी कितने सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। हम्म। आपकी हेल्थ इंडस्ट्री, आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्रीज कितनी है। तो आप ऑलरेडी बेसिकली एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। जब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली पहले साइबर वॉरफेयर को हमें समझने की जरूरत है। साइबर वॉरफेयर बेसिकली जब भी उसमें दो कंपीटिंग पावर्स एक्ट आउट करती हैं, द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय द कैपेबिलिटीज ऑफ योर एडवर्सरी। ठीक है। अब ये उस वक्त तक होगा जब तक दो कंपीटिंग पावर्स में बेसिकली, अगेन मैंने जैसे पहले बात की है, अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न, एक दो कंपीटिंग पावर्स में से एक के पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है और एक जो है इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रही है, इससे पहले कि वो उसके साथ काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर इंगेज करे, उसके लिए हम्म। बड़ा जरूरी होता है कि वो अपनी एडवर्सरी की कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करे। अब वो हम्म। डिस्ट्रॉय मल्टीपल एंगल से कर सकता है, वो कोई इंटरनल कोई पॉलिटिकल अपहीवल भी क्रिएट कर सकता है। साइबर वॉरफेयर उसका एक कंपोनेंट है। हम्म। अब अगेन उसमें बड़ा फिर जरूरी ये बात आ जाती है कि उस साइबर वॉरफेयर से अपने आप को बचाने के लिए आपके यहाँ रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कितने तगड़े हैं, आपके लीगल इंस्ट्रूमेंट्स कितने तगड़े हैं। अगर आपके लेट्स से आपके पास, आप लेट्स से आप नेस्ट को भी फॉलो कर लें। ठीक है। अगर ऐसा हम पाकिस्तान की बात लेते हैं कि अगर हम आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लें, हम निस्ट को फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारे पास अपनी नहीं, लेकिन अगर हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क हमारा तगड़ा नहीं है कि जब हम जहां पे जाके ऐसी एडवर्सरियल पावर्स को बेसिकली जाके प्रोसिक्यूट करवा सकें सक्सेसफुली, तो वो फिर एक एडिशनल प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो ये चीजें, इसको इस पैराहे में देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यूरोप की बहुत सारी जो रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे एंजॉय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स एज वेल। यही चीज आप यूएस की रेगुलेशंस में भी आपको थोड़ी बहुत नजर आती है। साइबर सिक्योरिटी की रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहा, उनकी जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एट टाइम्स उनकी वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेचर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अपने अपनी कंट्री के बेनिफिट्स को आपने जो है बेसिकली अपहोल्ड करना होता है वहां पे। आपने हमने चूंकि अभी कंट्रीज की बात की, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रेगुलेटरीज का रोल आप कितना इफेक्टिव देखते हैं इसको मिटिगेट करने में? देखें, वो बेसिकली इंटरनेशनल, देखें इसमें दो चीजें होंगी। अगर आप इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या एग्जिस्ट करते हैं और वो एक कंट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हम्म। साइबर थ्रेट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो उसमें मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है उसमें। आप लेट्स से अगर आपके इंटरनल रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कोई बहुत ज्यादा ना भी अच्छे हों, लेकिन ये है कि आप उसको, ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बेसिकली, जैसे आप यूएस का नेस्ट आप उठा लें, ये आपको एक सिक्योर हाइजीन विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्प आउट तो कर देंगे आपको। लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा, आई बिलीव कि किसी पॉइंट पे जाके एक लेजिस्लेशन की ग्लोबल लेवल के ऊपर शायद कोई जरूरत पड़े कि जहां पे
साइबर वॉरफेयर के जरिए आपने सर्टन चीज़ों को आप डैमेज नहीं कर सकते आप, जहाँ पे खास तौर पे ह्यूमन लाइफ और जो है बहुत बड़ा कंसर्न हो। तो ये वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि आगे जाके लेजिस्लेशन के अंदर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आएगी या इसमें मजीद मेच्योरिटी आएगी। और इसमें फिर देखें बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि देखें एज इवन एज पाकिस्तान अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है, देखिए हम बहुत दफ़ा जो मैं भी डिस्कोर्स देखता हूँ वो इट सेंटर्स अराउंड कि यार फलाना इंसिडेंट हुआ या फलाना आर्टिकल ये कहता है या फलाना रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा हुआ है या एथिकल हैकिंग ऐसे होती है। इससे जो बड़ी पिक्चर है ना देखें वो हम नहीं देख पाते। वो क्या चीज़ है कि देखें हम जब तक बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ फेयर के अंदर इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनकी डेवलपमेंट के अंदर और उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर, तो हम वी विल ऑलवेज बी एट द रिसीविंग एंड। हम हमेशा जो है ना विल ऑलवेज बी बेसिकली ट्राइंग टू रीच आउट के हमें हम सिर्फ एक कैचअप गेम खेल रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि हमारा जो रोल है ना जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं रेगुलेटरी लीगल उसके अंदर हमारी पार्टिसिपेशन, ताकि हम अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, हम ओवरऑल ह्यूमैनिटी के जो इंटरेस्ट हैं आप उनको भी अपहोल्ड कर सकें। और ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में इसके अंदर कोई कंसेंसस बिल्ड करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू वेक अप, वी नीड टू रियलाइज कि वी नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट लीग। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये अटैक्स को डिस्कस करेंगे या हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहना चाहिए कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते रहेंगे तो हम तो सिर्फ और सिर्फ पीछे रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते रहेंगे, हम कुछ चीज हम क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की आपने बात की, तो पाकिस्तान एज अ कंट्री और माइक्रो लेवल पे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस साइबर सिक्योरिटी की स्पेस में किस हद तक एडवांस हो चुकी हैं और उनको हो जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं कह सकता। मैं जो कुछ उनसे जो मेरी बात हुई, सिंस आई माई सेल्फ एम नॉट बेस्ड इन पाकिस्तान, तो लेकिन जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम्म। जिसकी वजह से मैंने पहले कहा है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारी अच्छी है, हम्म। ठीक है, लेकिन जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स ही उसका एक ब्रेन ड्रेन हो रहा हो बाहर, तो एक वो चीज मजीद आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लस दूसरी चीज ये है कि आपको जो आपको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस चाहिए या तो आप खुद बना रहे हो आप, लेकिन अगर आप खुद नहीं बना रहे तो आप बाहर से कहीं से तो आप प्रोक्योर करेंगे ना अपने आप को परचेज का वो अपने आप को बचाने के लिए। अब वो परचेज करने के लिए आपको एक सर्टेन डॉलर अमाउंट आपको रिजर्व करना पड़ेगा। अब एक ऐसा कंट्री जो कि ऑलरेडी अपने फॉरेन रिजर्व्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मैं हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ चीजें कर ली होंगी, लेकिन क्या हम इन लाइन है with यानी how the countries might be doing it, perhaps like Saudi Arabia or in UAE? I seriously doubt that। मैं अभी भी डाउट करता हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब आपका even even one of the challenges that I have seen with Pakistani diaspora is that especially those who are living over there is that even to upskill your own skill set is too big a challenge। क्योंकि आप जब अपने आप को अपस्किल करने जाते हैं, आपने अपने आप को कोई लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस या स्टडी के साथ आपने अपने आप को इक्विप करना, यू हैव टू पे अ सर्टेन डॉलर अमाउंट। अब पाकिस्तान में लोगों के लिए वो पैसा देना उनके लिए मुश्किल है। वो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप कंपैरिजन करेंगे अपनी रीजनल पावर्स के साथ, खासतौर पे मैं इंडिया की मिसाल लें जिसकी ह्यूमन रिसोर्स बड़ी अच्छी है, तो उससे है नहीं। और वही फिर आप सोचे ना कि वही चीज़ फिर हेल्प करती है उनको इंटरनली अपनी कैपेबिलिटीज भी डेवलप करने में, बाहर से कोई ऐसे सॉल्यूशंस प्रोक्योर करने में। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि बहुत बड़े हैं। इन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी की जो की पोजिशनिंग है वो हमने देखनी है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मैं कि कुछ एंटिटीज में हमें नजर आएगा कि हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन आई हैव नॉट एटलीस्ट कम अक्रॉस एनी रिपोर्ट और स्टडी, इट माइट बी देयर, कि हम्म। जहां पे हमारे पास कोई एक बेंचमार्किंग हो कि बैंकिंग सेक्टर हमारा किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल बैंक्स, या हमारा जो टेल्को सेक्टर है वो साइबर सिक्योरिटी में कैसे ऑपरेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू दी ग्लोबल टेल्कोस या मिडिल ईस्ट के।
तो ये वो कुछ चीजें हैं जहाँ पे आई बिलीव बहुत ज्यादा अभी काम होना बाकी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक्सप्लोर किया, वो था कॉरपोरेट एस्पियोनाज, जिसमें हम्म। कंपनीज एक दूसरे पे जासूसी करती हैं। और आपने हम्म। देखा होगा पास्ट में उबर और वेमो के ऐसे जो थे इश्यूज भी, केसेस भी सामने आए थे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी हुई। तो आपके ख्याल में क्या ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है आज के दौर में भी, कि कंपनीज एक दूसरे पे जासूसी करती हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं? देखें, स्पियोनाज तो होगा, यानी ऐसा नहीं है कि स्पियोनाज नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं इसमें भी मैं फील करता हूँ कि इसमें भी कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली चीजों को ब्लो अप भी किया जाता है, हम्म। क्योंकि ये भी एक इट इज ऑलवेज प्रेडिकेटेड कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर आप स्पियोनाज या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्या वो इज इट वर्थ द एफर्ट और नॉट। अब खास तौर पे जो बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हो गई दुनिया के अंदर, हाँ वो एक प्राइम टारगेट्स हो सकती हैं स्पियोनाज की, लेकिन वहां पे जो एफर्ट दरकार होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हम्म। ठीक है, एस्पियोनाज करने के लिए। हाँ, वहां पे डिविडेंड्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ सक्सेसफुल एक्टिविटीज इसमें से आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ इसमें स्केयर मॉन्गरिंग का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है। इसमें सब्सटेंस में अभी भी मैं अभी फील करता हूँ बहुत ज्यादा इसमें सब्सटेंस है नहीं। अगेन, अगर आप एस्पियोनाज कर भी लेंगे तो कोई इस किस्म का बहुत मुश्किल है कि आप कोई आप क्या कहना चाहिए, आप कोई बहुत बड़ा ब्लो अप आप कर दें। और अगेन, अगर कोई ब्लो अप हो जाता है, जैसे मैंने पहले कहा, तो इस किस्म के देखें जो ब्रीचेस होते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आपकी कोई एक वल्नरेबल पॉइंट था जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा ब्लो अप हो गया। इट्स ऑलवेज अ सीरीज ऑफ कंट्रोल्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिसकी वजह से वो एस्पियोनाज जो है कोई बहुत बड़े लेवल की सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। वरना एचआर की, आईटी की, इतने इंटरनल पॉलिसी के मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके जरिए एक एस्पियोनाज को एंड टू एंड एग्जीक्यूट होना कोई इतना मजाक नहीं है। आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अनलेस के वो ऊपर से लेके नीचे तक कहीं ना कहीं कोई बीच में जो है वो डॉट्स कनेक्टेड हो कि जिसके जरिए वो एस्पियोनाज जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर हो जाए। अदरवाइज इतना आसान नहीं, क्योंकि इंटरनल पॉलिसी चेक्स एंड मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर लेट्स से कि एक एम्प्लॉय इंडल्ज कर रहा है इस किस्म की कोई एक्टिविटी में, और अगर कोई फेयरली रीजनेबली गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जहां पे आप विसल ब्लो कर सकते हैं इवन अगेंस्ट योर ओन बॉस, कि अगर वो कोई इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज कर रहा है तो ऐसी somewhat and scaremongering, is that a risk? Yes, it is a risk. Is that too probable? Perhaps not. Uh, इसमें बट आई थिंक ये रिस्क तो रहेगा स्पियोनाज का। अगेन, इसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड करता है कि कौन सी, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपके एडवर्सरीज कौन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना है ना कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर का पार्ट है, मेरे कंपेटिटर्स कौन कौन है, क्या मेरे कंपेटिटर्स लोकल हैं या मेरे कंपेटिटर्स ग्लोबल हैं, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल डोमेन, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एंगल है जिसकी वजह से कोई मेरे ऊपर एस्पियोनाज करेगा कि नहीं, या मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर एस्पियोनाज होगा। लेट्स से कि मैं, मेरे कंपेटिटर्स मुझसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास कोई एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ही नहीं है ओवर देम, व्हाई हम्म। वुड दे इंडल्ज इनटू एन एस्पियोनाज ओवर मी? हम्म। You get my point? The हम्म। other thing is, okay, let's say if uh, they, if I want to do an espionage over them, do I have enough resources to basically sponsor that kind of an activity? तो इसमें context is very important. हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, और इट इज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइजिंग एवरीथिंग, इवन द साइबर स्पेस एज वेल। तो आपके ख्याल में एआई किस तरह साइबर स्पेस को अफेक्ट कर रही है? दूसरी चीज़, किस तरह से मैकेनिज्म क्रिएट किए जा सकते हैं उसको यूज़ करते हुए साइबर अटैक्स को मिटिगेट करने के लिए? और तीसरी चीज़, कैसे एआई को यूज़ करके साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं? बेसिकली देखें एआई के जरिए हुआ क्या है कि अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ द टेक्निकल स्टफ, वो शायद हो सकता है कि ऑडियंसेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, लेकिन जो प्लानिंग एफर्ट है ना, और जो एनालिटिकल एफर्ट है,
मैं बिल्कुल एक अगेन मैं आई गो बैक टू द कन्वेंशनल सिक्योरिटीज और फिर मैं उधर से ब्रिज करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जैसे मैंने आपको एक बैंक की मिसाल दी थी कि अगर कोई भी डिसाइड करता है कि यार मैंने एक बैंक को रॉब करना है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू डिजायर एंड you plan for it overnight and then you execute it the next morning. It doesn't work that way. It requires months of reconnaissance के जहां पे आपको देखना पड़ता है कि यार कितने बजे सुबह जो है गाड़ी आती है, सुबह गार्ड कितने बजे आता है, गार्ड कितने बजे चला जाता है, कितने बजे कौन सा दरवाजा खुलता है, कितने बजे कौन सा दरवाजा बंद हो जाता है। ये सारी collection of the information is one thing, analysis is another thing. इस किस्म की जो ये पॉइंट्स है ना, बेसिकली इस जगह पे एआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, पॉइंट्स की एग्रीगेशन के अंदर, इन्यूमरेशन के अंदर, एनालिसिस के अंदर और सर्टन एग्जीक्यूशन के अंदर भी। लेकिन इक्वली जो है ना एडवांटेज वहां पे भी एग्जिस्ट करता है डिफेंस टीम्स के लिए भी, क्योंकि जो नए टूल्स आ रहे हैं उनके लिए भी इस किस्म के एनोमलस बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई करना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखेंगे सॉल्यूशंस के अंदर, तो वीक एआई की कैपेबिलिटीज तो अभी भी बहुत सारे सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करती हैं। तो आई थिंक ये ऐसी चीज है जो कि इवॉल्विंग फील्ड है, इट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, लेकिन ये है कि it will have serious ramifications going forward. आखिर में दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन, आप की क्या एडवाइस होगी उन एस्पायरिंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर परसू करना चाहते हैं? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखें, बहुत दफ़ा साइबर सिक्योरिटी को अगर आपने समझना है ना, तो मैं हमेशा से कहता हूँ, आप जितना बेहतर आप उसको कन्वेंशनल सिक्योरिटी को आप समझ लेंगे ना, साइबर सिक्योरिटी को समझना उतना आसान हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी कोई बहुत डिफरेंट उसमें नहीं, साइबर सिक्योरिटी रिमेंबर इट्स जस्ट अ डिफरेंट फ्रंट, बट इट ऑपरेट्स प्रीटी मच इन द सेम मैनर एज द कन्वेंशनल सिक्योरिटी। कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बड़ा जरूरी है कि एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि आप जिस जगह पे भी आप काम करने जा रहे हैं, जिस एक जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है ना, उसको समझना हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि ताकि आप सही आप अंदाजा लगा सकें, आप एनालिसिस कर सकें। मिसाल के तौर पे आप किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उस रीजन में आप किस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स के बेसिकली कोई कंपीटिंग पावर्स हैं कि नहीं है, क्या वो कंपीटिंग पावर्स विद इन द सेम रीजन एग्जिस्ट करते हैं, यानी विद इन द सेम कंट्री एग्जिस्ट करते हैं। ये पहले अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब ये तो एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजिक पिक्चर है ना। अब एक इंडिविजुअल के पास दूसरी स्किल सेट क्या है, टेक्निकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको एक ब्रॉड बेस्ड, आपको एक पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है, आपको पॉलिसी मेकिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो कोई भी आपने टूल लेकर आ रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन, हम यूजुअली इवन इन आवर कल्चर, इन द एशियन कल्चर, वी परसीव दैट हम सॉल्यूशंस लेकर आएंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, और इफ नॉट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के, और उससे हमारी तमाम मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी। इट डजंट वर्क दैट वे। तो आपको टेक्निकली स्ट्रांग अपने आप को करना पड़ेगा, जहां पे आपको नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होना, सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होना, आईटी की, डेटा की, और फिर साथ में लीगल की रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होना, फिर पॉलिसी मेकिंग की, उसके प्रोसीजर्स कैसे बनेंगे, ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी और एक रिस्क अंडरस्टैंडिंग। अगेन रिस्क मैनेजमेंट इज अनदर एक्टिविटी जिसको हम रिलेट नहीं करते कॉमन लाइफ के साथ। हम हर वक्त जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम इंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसके बारे में सोच नहीं रहे होते। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। और अगेन ये कोई एक दिन, ये 6 महीने की बात नहीं है, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट। आपको डे इन एंड डे आउट आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ताकि आप आगे जो है अपने आप को आप एक कंपीटिंग फोर्स बन सके आप। Munib Saab, again, thank you so much for your time. It was such a pleasure to talk to you. Thank you so much, Haris. Pleasure, and I wish you all the best, inshallah, for your future. Thank you.